हेलो एवरीवन, मैं हूं नवीन और स्वागत करता हूं आपका ऑनलाइन पाठशाला प्रेजेंटिंग बाय इजी सक्सेस कोचिंग। मैं आपको साइंस पढ़ा रहा था, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। साइंस आपकी स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको हमारी क्लासेस सब्सक्राइब कर लेनी है और ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। चलिए, पिछली क्लास में आपको बखूबी अच्छे से समझाया था, जो हमने फोर्स से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में समझा था। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स को जिनसे हमारे माइंड में उलझे हुए बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे, ठीक है। साइंस की वास्तविक सत्यता जो हमारे लाइफ में हमें देखने को मिलती है और जो कुछ अजूबों के रूप में हमें सामने देखने को मिलती है और आश्चर्यचकित कर देने वाले ऐसे सच जो हमें पता चलेंगे कि ये वास्तविक थे या साइंस से जुड़े हुए थे, जिन्हें आज हम समझेंगे कि किस तरीके से इन फंडों में भी साइंस अप्लाई होती है। देखिए, हमारे सामने कुछ इमेज है। फर्स्ट जो इमेज दिख रही है यहाँ पर, एक बड़ा सा पत्थर, जब बड़े से पत्थर को तोड़ा जाता है हाथ से, आपने कराटे में देखा होगा, जो कराटेबाज होते हैं वो अपने हाथ से जो वार करते हैं उससे बड़ा सा पत्थर भी बीच में से टूट जाता है, वो भी एक ही वार में। ऐसा कैसे हो पाता है, इसके बारे में जानेंगे। यदि आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। मैं क्लास के बाद में आपको बताऊंगा कि ऐसा कैसे हो पाता है, ठीक है। चलिए, दूसरा पॉइंट हम समझेंगे कि एक पानी का ग्लास है और उसके ऊपर एक प्लेट ढकी है, ठीक है। और उसके ऊपर अगर कोई अंडा है तो प्लेट को हटाने पर यह अंडा इसी ग्लास में गिरेगा या बाहर गिरेगा, ठीक है। ये ग्लास है, उसके ऊपर एक प्लेट ढकी है और उसके ऊपर एक अंडा रखा हुआ है, तो प्लेट को हटाने पर यह अंडा इसी ग्लास में गिरेगा, इसके बाहर गिरेगा। इसके बारे में जानेंगे। तीसरा पॉइंट हम समझेंगे, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और थर्ड हम देखेंगे वाले हैं आज, कि अगर अंतरिक्ष यान से, उड़ता हुआ अंतरिक्ष यान है, उस अंतरिक्ष यान से कोई सेब बाहर फेंका जाता है, अंतरिक्ष में कोई सेब बाहर फेंका जाता है, तो सेब का क्या होगा, वो सेब कहां जाएगा। यदि आपको इनके आंसर पता है तो आप कमेंट में बताएं, जल्दी से रिप्लाई करें। और जानने के लिए, जिन्हें नहीं पता है या अपने आंसर सही या गलत है, उसे जानने के लिए पूरी क्लास में आपको बना रहना है। चलिए, इन सभी के आंसर निकलेंगे हमारे गति के नियमों से। हम स्टार्ट करते हैं गति के नियम, ठीक है। गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन किसने दिए? एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट जिनका नाम हम जानते हैं न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने गति के नियमों का वर्णन किया है। सर आइजैक न्यूटन ने अपनी एक बुक लिखी थी प्रिंसिपिया, और प्रिंसिपिया में ही उन्होंने बताया गति के नियमों के बारे में, ठीक है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि गति के नियमों को कहां से लिया गया है, तो न्यूटन की बुक प्रिंसिपिया से लिया गया है, ठीक है। गति के 3 नियम होते हैं, हम जानते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इन 3 नियमों के बारे में आज हमें समझना है, ठीक है। क्या समझना है? 3 नियमों के बारे में हमें बखूबी समझना है। पहला नियम जो गति का है वो क्या है? जड़त्व से आधारित है, जिसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं, ठीक है। समझते चलिए, साइंस समझने का सब्जेक्ट होता है, ठीक है, नियम की रट्टा मारने का। समझ लिया तो परमानेंट रहेगा, रट्टा मारा तो कल भूल जाओगे। जड़त्व का नियम है। जड़त्व क्या होता है? किसी का बेसिक नेचर, किसी वस्तु का बेसिक नेचर क्या है, वही उसका जड़त्व है। अगर मैं जड़त्व की बात करूं तो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करना जड़त्व है। किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करना जड़त्व है। जो वस्तु जहां पर जैसी रखी हुई है वो उसी अवस्था में रहना चाहती है, वो उसमें कोई बदलाव नहीं करना चाहती, यही जड़त्व है और यही जड़त्व का नियम है। तो अगर जड़त्व को मेजर करने का तरीका देखो तो जड़त्व को केवल भार से मेजर कर सकते हैं, ठीक है, वजन से, जिसे हम किलोग्राम लिखते हैं, ठीक है। काय से मेजर कर सकते हैं जड़त्व को? भार से। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि कोई भारी वस्तु है और एक हल्की वस्तु है, तो किसका जड़त्व अधिक होगा? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सिंपल सी बात है, किसका किलोग्राम अधिक होगा? भारी वस्तु का किलोग्राम अधिक होगा, इसलिए जड़त्व भी भारी वस्तु का ही अधिक होगा, हल्की वस्तु का जड़त्व कम होगा। तो न्यूटन ने गति का पहला नियम जड़त्व के नियम से बनाया, जो क्या बोलता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी और गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, जब तक कि कोई उस पर बाह्य बल अप्लाई न किया जाए, कोई दूसरा बल बाहर से रोकने वाला न हो, तब तक वो इसी अवस्था में रहेगी। ये बोला है न्यूटन ने पहले नियम में, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट नियम हमें समझ में आ गया, जो है जड़त्व का नियम।
चलती हुई वस्तु चलती रहेगी, रुकी हुई वस्तु रुकी हुई रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा साइकिल चला रहा है तो साइकिल को रोकने के लिए हमें ब्रेक का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा? ब्रेक का, उसे रोकने के लिए। और यदि कोई बच्चा साइकिल स्टार्ट कर रहा है तो स्टार्ट करते वक्त उसे अपने पैरों से पेडल पर धक्का मारना पड़ेगा, मतलब बाह्य फोर्स लगाना पड़ेगा। दोनों ही कंडीशन में, उसे चलाने के लिए भी और उसे रोकने के लिए भी, दोनों ही कंडीशन में हमें कोई ना कोई बाहरी बल लगाना पड़ता है। यही जड़त्व का नियम है और यही गति का प्रथम नियम भी है। तो क्या आपको ये समझ में आया? और इसी से हमारे इन 3 पॉइंट्स में से एक आंसर निकल जाएगा, ये और ये। सबसे पहले हम ग्लास वाले की बात करें, ठीक है। देखिए, जड़त्व का रूल या गति का पहला नियम क्या कहता है कि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही बनी रहना चाहती है। तो जब इस प्लेट को हम मूवमेंट करेंगे, जब इस प्लेट को हम धक्का मारेंगे यहां से, तो क्योंकि ऊपर रखा हुआ एक अंडा जो है वो स्थिर अवस्था में है, वो हमेशा स्थिर ही बना रहने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही हम इस प्लेट को यहां से धक्का मारेंगे, ये अंडा ऐसा का ऐसे ही बाहर न गिरते हुए कहां गिर जाएगा? इसी ग्लास में गिर जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज का आंसर हमारे सामने आ गया, इसी ग्लास में गिर जाएगा। अच्छा, गति के नियमों से और क्या उदाहरण एग्जाम में पूछे जाते हैं? तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो एग्जामों में आता है वो यह है गति के नियमों से कि जब हम बस में बैठे रहते हैं तो अचानक ब्रेक लगने पर हमारा सिर, ठीक है, देखा आपने, सिर आगे की ओर झुकना, ठीक है, और गाड़ी स्टार्ट होने पर हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो झुकना जो है, ठीक है, गाड़ी पर झुकना जो है वो कहां पर, किसका एग्जाम्पल है? पहले नियम का। दूसरा पॉइंट, आप लोगों ने देखा होगा चलती हुई बस या ट्रेन से उतरने पर हमें कुछ समय तक उसके साथ साथ चलना होता है, नहीं तो हमें झटका लगता है, ठीक है। तो वह भी इसी का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। मूवमेंट करती हुई वस्तुओं में अगर आप रोकना चाहते हो या गतिमान कंडीशन में रखना चाहते हो तो आपको थोड़ी देर और चलना पड़ेगा, नहीं तो आप वहां पर गिर सकते हो। तो उतरते हुए बस से हमें थोड़ी देर और उसके साथ चलना पड़ता है ताकि हम सही स्थिर अवस्था में आ जाएं। यह भी एक इसी का एग्जाम्पल है। इसके अलावा और एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो पेड़ को जब हिलाते हैं हम तो उसके ऊपर से या हवा चलती है तो जब पेड़ की शाखा हिलती है तो ऊपर से फल जो है वो नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि फल भारी है और स्थिर अवस्था में रहना चाहता है। सिर्फ जो उसकी शाखाएं वो हिल रही है, तो इसकी वजह से फल टूट के कहाँ आता है? सीधे नीचे की ओर, न की ओर कहीं जाकर गिरेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जड़त्व के नियम इस तरीके से यहाँ अप्लाई होते हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। चलिए दूसरा नियम समझते हैं हम। दूसरा नियम, ठीक है, दूसरा नियम संवेग पर आधारित है, जो क्या बोलता है? किसी वस्तु पर जो बल अप्लाई करेंगे, जो बल होगा किसी वस्तु पर, जो बल लगाया गया होगा वह किसके समानुपाती होगा? संवेग में परिवर्तन की। संवेग में परिवर्तन के समानुपाती होगा, ठीक है। क्या है न्यूटन की गति का दूसरा नियम? देखिए, किसी वस्तु पर बल किसके समानुपाती होगा? संवेग में परिवर्तन के समानुपाती होगा। मतलब क्या हुआ? पहली चीज तो संवेग क्या होता है तो मैंने प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से समझा रखा है। जिन बच्चों को नहीं पता है प्रीवियस क्लास देखिए ताकि स्ट्रॉन्ग हो साइंस। एक दिन में साइंस पढ़ने से कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, आपको प्रीवियस क्लासेस देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्रीवियस क्लास देखिए ताकि साइंस आपकी स्ट्रॉन्ग बनती रहे, ठीक है। तो आपको समझना है संवेग क्या होता है। किसी के वेग के साथ उसका द्रव्यमान है तो यह संवेग होता है। किसी के वेग के साथ उसका द्रव्यमान संवेग होता है, ठीक है। तो वेग और द्रव्यमान का मल्टीप्लाई ही संवेग होता है। उसका और बल का आपसी कनेक्शन किसने बताया? न्यूटन के दूसरे नियम ने बताया। इसे हम अगर फॉर्मूले के रूप में डिनोट करूं तो इस तरीके से लिखा जाएगा। देखिए, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P अपॉन T। क्या लिखा जाएगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P अपॉन T। P क्या है हमारा संवेग, F क्या है हमारा बल और T क्या है हमारा समय। जितने समय तक वो संवेग उस पर लगा है, ठीक है। तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है जो न्यूटन के दूसरे नियम से हमें पता चला है, ठीक है। चलिए, किसी वस्तु पर बल जो होगा वो समानुपाती होगा उसमें संवेग में परिवर्तन। देखिए,
p/t समय के सापेक्ष जो संवेग में परिवर्तन हुआ है उसके समानुपाती होगा। अब इससे हमारे सामने क्या चीजें आई है, देखिए यहाँ देखिए, यह फर्स्ट इमेज जो मैंने आपके सामने बनाई थी, कराटे वाला बंदा एक बार में कैसे इतने बड़े पत्थर को या ईंट को तोड़ देता है। ठीक है, हम सोचने वाले ताज्जुब करते हैं कि कैसे टूट गया, फिर भी टूट जाता है कैसे। देखिए यहां पर समझिए, यहां पर सिंपल साइंस है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P/T। P क्या है, आपके हाथ का वजन और वेग, जिस वेग से आपने मारा है। पर यदि इस समय को मैं कम कर लूं, जो हमने वो वर्क किया है उसका समय अगर मैं कम कर दूं तो लगने वाला फोर्स क्या होगा, बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर ये बढ़ रहा है, ठीक है, और अगर ये बढ़ रहा है तो सिंपल सी बात है, पत्थर टूटेगा। ठीक है, कैसे, टी के वैल्यू को कम किया गया, मतलब समय को कम किया गया। संवेग जब अप्लाई हुआ तो समय को हमने कम कर दिया, तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में नहीं, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फोर्स जो है, बल जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है, और बढ़ने से वो पत्थर क्या होगा, टूटेगा, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स बहुत ज्यादा अप्लाई हुआ है। पर यदि आपने अपने हाथ को थोड़ा सा बीच में स्लो कर लिया, लाते वक्त थोड़ा सा मन में डर है और आपने हाथ को स्लो करके उस पर वार किया, तो स्लो करने पर क्या होगा, आपका समय बढ़ चुका होगा और लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ना तो पत्थर टूटेगा और अपने हाथ टूटने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ठीक है, तो मारो और ट्राई करो, तो ये ध्यान रखना कि पहले आपको क्या करना है, इसको कम करना है, तो ऑटोमेटिक फोर्स ज्यादा लगेगा और पत्थर टूट जाएगा। तो कराटे वाला फंडा भी हमें समझ में आ गया इससे, साइंस के इस रूल से। ठीक है, चलिए तीसरा, गति का तीसरा नियम, जो तो आप बखूबी जानते हो। तीसरा नियम क्या है गति का, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, थर्ड रूल क्या होता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, यह न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। संवेग रॉकेट का उड़ना इसी सिद्धांत पर काम करता है, जितनी तेज गति से गैसें नीचे की ओर छोड़ी जाएगी उतनी ही गति से रॉकेट ऊपर की ओर जाएगा। ये इसी नियम पर काम करता है, बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और इसके भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि नाव में आगे की ओर जाने पर आप जैसे ही नाव को आगे बढ़ाते हो तो आप आगे की ओर नाव को बढ़ा पाते हो। इसके अलावा बंदूक की गोली छोड़ने पर हमारा हाथ पीछे की ओर धक्का मारेगा। ये सब उदाहरण है। कुएं से जब आप रस्सी खींच रहे हो और रस्सी टूट जाए बाल्टी की तो आप पीछे की ओर गिर पड़ोगे। सारे किसके उदाहरण है, गति के तीसरे नियम के उदाहरण है। ठीक है, तो ये आपको बखूबी समझ में आया होगा। अब हमारा एक पॉइंट रह गया है, जो अंतरिक्ष यान से अगर हम सेब फेंकते हैं तो सेब का क्या होगा। ठीक है, चलिए आप बताइए, आपने कमेंट्स करने के लिए मैंने बोला था। अंतरिक्ष यान से अगर सेब फेंका जाए तो वहां पर उस सेब को रोकने वाला कोई नहीं है। गति का पहला नियम देखिए, वहां पर कोई जड़त्व नहीं है, वहां पर उसे रोकने वाला कोई फोर्स नहीं है। और जब उस सेब को रोकने वाला कोई फोर्स नहीं है तो सेब लगातार उस अंतरिक्ष यान के साथ ही उसी वेग से उड़ता रहेगा, क्योंकि उसे रोकने वाला कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, ना वो नीचे गिरेगा ना वो स्लो होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी वेग से हवा में साथ साथ उड़ता रहेगा। ठीक है, उसी यान के साथ साथ। ये है गति का प्रथम नियम। ठीक है, तो तीनों नियम बखूबी समझाया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको सभी क्लासेस की, साइंस की सभी क्लासेस के पीडीएफ डाउनलोड करने हैं या आपको नोट्स प्राप्त करने हैं, सभी अवेलेबल नोट्स आपके लिए उपलब्ध हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए टेलीग्राम लिंक को क्लिक करना है और हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, ताकि सभी क्लासेस जो भी हमारे यहाँ पढ़ाई जा रही है सभी के पीडीएफ आपको मिल पाए। एमपीजीके का, ज्योग्राफी का और साइंस का, सभी के पीडीएफ डेली क्लास के आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप भी उसे ज्वाइन करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।